होता क्या है, कोलिजन एक इंस्टेंटेनियस इवेंट होता है। पहली बात तो ये इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब जो टाइम लगता है कोलिजन में वो टाइम बिल्कुल जीरो के आसपास होता है। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ आगे बताऊंगा इसके बारे में। और इसमें क्या होता है, एक लार्ज फोर्स एक तरह से अप्लाई होती है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो भी कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में। तो आप एक तरह से यहाँ पे वो फंडा भी ले सकते हो, इम्पल्स वाला भी, इम्पल्स वाले को भी सोच करके चल सकते हो। अब सबसे पहली बात याद रखना, कोलिजन चाहे कैसा भी हो, बस हम कोलिजन की दो कैटेगरी या फिर चार कैटेगरी करते हैं, पर कैसा भी कोलिजन हो तो वो कैसा होता है, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस होता है। तो जो बाकी फोर्सेस होती हैं वो फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाती हैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होती हैं वो सारी ये सारी क्या हो जाती हैं, नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि जब कोलिजन होता है तब जो कोलिजन की जो फोर्स होती है वो कोलिजन की फोर्स बहुत 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 ज्यादा हो जाती है एक्सटर्नल फोर्सेस से। तो हम कोलिजन वाले हर केस में क्या बोल देते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, जीरो, हमेशा, ऑलवेज, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो जब फोर्स एक्सटर्नल जीरो होती है तो फोर्स होती है डीपी बाई डी टी। तो जब फोर्स जीरो है इसका मतलब डीपी बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। तो ये पहला पॉइंट हो गया। कोलिजन चाहे कैसा भी हो, मोमेंटम हमेशा ही हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी भी नहीं पता लगा तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। ये कंडीशन आप हमेशा अप्लाई करोगे, कोलिजन चाहे किसी भी तरह का हो, कैसा भी कोलिजन हो, हमेशा ये कंडीशन लगेगी। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन लगानी होती है उसके लिए हमें कोलिजन के टाइप्स पता होने चाहिए। तो बेसिकली कोलिजन को दो तरह के टाइप में डिवाइड करा गया है मोटे मोटे तौर पे। सबसे पहला जो कोलिजन की कैटेगरी होती है वो होती है इलास्टिक कोलिजन, और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है इन इलास्टिक कोलिजन। फिर बाद में इनमें भी दो दो कैटेगरी बना लेते हैं। देखो, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो कैसा है, जीरो। चाहे इसको आप इलास्टिक कोलिजन बोल दो, चाहे इसको आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोल दो, बात एक ही है। और जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसको भी हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन, इसकी भी दो कैटेगरी हो सकती हैं, परफेक्ट और नॉर्मल। एक तो हम बोल रहे हैं कि भाई इन इलास्टिक कोलिजन है, एक हम बोल रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। और एक हो गया हमारे पास में इलास्टिक कोलिजन। तो इन तीनों को ढंग से डिफाइन करने के लिए हम एक वैल्यू डिफाइन करते हैं ई। ई का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये एक रेशियो होता है और अपॉन में आता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब इसको लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या होता है इसका, कि मान लो दो मासेस हैं m1 m2, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उनकी स्पीड है u1 और u2, और इनके बीच में कोलिजन हुआ, टक्कर हुई, टक्कर के बाद ये दोबारा अलग अलग निकल लिए। तो मान लो m1 निकला, वो निकला v1 से, और m2 निकला, वो निकला v2 से। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसकी वैल्यू ये हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आप लिख लो v2 माइनस v1, यहाँ पे नीचे लिख लो, सॉरी,
ऊपर आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो v2 माइनस v1, और नीचे आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो u1 माइनस u2। थोड़ा मैं इसको भी समझा तो सकता हूँ, बट अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। बस इसको याद रखना, अगर ऊपर आपने v2 माइनस v1 करा है तो नीचे आप u1 माइनस u2 करोगे। सिमिलरली अगर आपने बाय चांस ऊपर कर दिया v1 माइनस v2 तो नीचे क्या करोगे आप, तो नीचे करोगे आप u2 माइनस u1। बुक्स में कई बार माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और इसकी वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं, माइनस साइन कॉमन लेकर के v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। बात वो एक ही है, इसको बाद में हम प्रूव करेंगे भी सही इलास्टिक कोलिजन में। बट फिलहाल ये जो ई है ये डिटरमाइन करता है कि कोलिजन में किस तरह का नुकसान हुआ है। अगर आपका कोलिजन है इलास्टिक तो इलास्टिक कोलिजन में ये हम प्रूव भी करेंगे ई की वैल्यू क्या होती है 1। जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, और जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें ई की वैल्यू 0 हो जाती है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों बॉडीज एक साथ चिपक जाती है, स्टिक टुगेदर, तो हम बोलते हैं उसको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और नॉर्मल कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज स्टिक नहीं करती, बट फिर भी उनकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस हो जाता है। कितना लॉस हुआ है वो हमें ई से मिलता है। तो ये कोलिजन के टाइप थे। तो इसमें सबसे पहला टाइप जो हमें स्टडी करना होता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन, और वो भी 1 डायमेंशन का इलास्टिक कोलिजन, और वो भी 1 डायमेंशन में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, सबसे पहले तो हम दो मासेस ले लेते हैं m1 और m2। हम मान लेंगे कि ये u1 और u2 स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, फिर इनके बीच में टक्कर हुई, कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद दोनों दोबारा से अलग अलग होकर के ये वापस निकल लिए। जो इनकी बाद वाली स्पीड है उसको हमने ले लिया v1 और v2। तो अब बताया था मैंने कोलिजन कोई सा भी हो, जो मोमेंटम है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम में कभी चेंज नहीं होगा, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम पहले लिख लेता हूं। तो पहले इनिशियल मोमेंटम लिखना है तो मोमेंटम लिखना पड़ेगा m1 का। तो m1 का मोमेंटम क्या आएगा m1 u1, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। दूसरे वाले का मोमेंटम पहले वाला तो m2 u2। फाइनल मोमेंटम लिखना है तो m1 v1 या m1 का, और दूसरे वाले का m2 v2। थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर लूँ। अगर मैं m1 वाली टर्म्स को एक तरफ लिया हूँ तो m1 कॉमन आ जाएगा, और m2 वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाऊं तो m2 कॉमन आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये बाद में समझ जाओगे आप। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरी बात हमने बात करी है कि कोलिजन कौन सा है, ये इलास्टिक है। इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो कितना है 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल थी वही काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इनिशियल के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमको निकालनी हो इनिशियल और फाइनल तो कैसे निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, पहले m1 वाले की क्या होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरे वाले की हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये दूसरे वाले की हो गई। तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जब बराबर करोगे तो सबसे पहली बात हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन लगेंगी हमारी जब हम काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करेंगे। सबसे पहले तो ये हाफ कट जाएगा, उसके बाद फिर से आपने वही काम करना है कि m1 वाली टर्म्स को एक तरफ लिया हो। m1 वाली टर्म को एक तरफ लिया होगे तो यहाँ हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा m2, यहाँ पे हो जाएगा u2 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा v2 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b, तो सेकेंड इक्वेशन में के लिए हम m1 वाली चीज़ों को एक तरफ ले आए थे और m2 वाली चीज़ों को एक तरफ ले आए थे।
तो ये इक्वेशन बन गई सेकेंड, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो मोमेंटम कंजर्वेशन से आई थी। अब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक u है और एक v है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड पे एक तो m1 से m1 कट जाएगा, राइट साइड पे m2 से m2 कट जाएगा। दूसरी बात, ये v1 माइनस u1, ये v1 माइनस u1 ये कट जाएगा। नीचे से u2 माइनस v2 ये कट जाएगा, u2 माइनस v2। तो यहाँ से बचेगी इक्वेशन v1 प्लस u1 इक्वल्स टू u2 प्लस v2। अभी इसको मैं दो तरीके से इस्तेमाल करूंगा। एक तो इससे मैं पहले बनाऊंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो देखना आप v1 माइनस v2 को इस तरफ ले आओ और u2 माइनस u1 को उस तरफ ले जाओ, तो ये क्या बनेगा? यही तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था, और इसकी वैल्यू कितनी आई? 1। तो ये आपको बताया भी था, इलास्टिक कोलिजन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया। कई बार ये प्रूव भी करवा सकता है, तो अगर प्रूव करना हो तो ऐसे प्रूव कर सकते हो आप कि इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 आती है। दूसरी चीज, जो हमको ये इक्वेशन मिली है, हमारे पास आमतौर पे वेरिएबल दो होते हैं, v1 और v2। ठीक है, जो बाकी चीजें होती हैं यानी कि m1 m2 और u1 u2 ये हमको पता होते हैं। हमको नॉर्मली दो चीजें निकालनी होती है, v1 और v2। तो v1 और v2 निकालने के लिए इक्वेशन हमको मिल गई। अब डिपेंड करता है कि हमको क्या निकालना है। मान लो मेरे को निकालना है पहले v1, तो मैं इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल लूंगा। वो क्या आएगी? v1 प्लस u1 माइनस u2। ये क्वेश्चन किसकी आ गई? v2 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दूंगा, क्योंकि वहां पे स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ज़्यादा पंगा नहीं पड़ेगा। तो जहां पर अभी v2 है वहां पे मैं इसको रख दूंगा। तो v2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास v1 माइनस u1 और प्लस का u2। तो ये क्या बनी इक्वेशन? थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसको। तो ये इक्वेशन बनेगी m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू, देखो u2 और u2 ये 2u2 हो गए, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2m2 u2 से मल्टीप्लाई होंगे। फिर माइनस का m1 v1, फिर माइनस का m1 u1। हमारा जो वेरिएबल है वो है v1, तो v1 यहाँ आ रखा है और v1 यहाँ आ रखा है। तो v1 वाली चीज़ों को मैं एक तरफ ले आता हूँ, यहाँ पे m1 ही आएगा या m2 आएगा? तो m2, तो यहाँ पे m2 आएगा, m2 v1। फिर यहाँ पे भी m2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों जगह पे m1 आना था, इन दोनों जगह पे m2 आना था। जब मैं v1 को एक तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या पड़ा होगा? एक तो ये पड़ा होगा 2m2 u2, एक मैं यहाँ से ये माइनस वाला भेज दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो m1 u1, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का m2 u1। तो अगर मैं यहाँ से v1 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा m1 प्लस m2, और यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, इन दोनों में u1 कॉमन है, तो आप u1 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा m2 माइनस m1 इंटू में u1 प्लस 2m2 u2, और फाइनल आंसर निकालना हो तो v1 का आंसर क्या आ जाएगा?
m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये दोनों से डिवाइड होगा और ये हो जाएगा u1 और प्लस में आएगा 2m2 बटे में m1 प्लस m2 और साथ में आ गया u2। अब दूसरा तरीका तो ये है कि मैं ये v1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखूँ उसमें और फिर सॉल्व करूँ v2 के लिए। लेकिन एक तरीका और है कि मैं इसको सिमेट्री से लिख दूँ। सिमेट्री से जब मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो v2 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो जब यहाँ पे v1 था तो यहाँ पे u1 था, तो जब यहाँ पे v2 है तो यहाँ पे मैं u2 को लिखूंगा, और फिर जब यहाँ पे v1 था तो यहाँ पे u2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा u1 को। फिर देखो जब v1 था तो अच्छा दोनों के नीचे m1 प्लस m2 तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, वो लगा ही लोड़ा डायरेक्टली। अभी देखो जब v1 था तो u2 वाले टर्म में दूसरे वाले मास का डबल था। जब v1 था तो u2 वाली टर्म यानी कि अपोजिट वाली टर्म में दूसरे वाले मास का डबल था। तो जब यहाँ पे v2 है, यहाँ पे u1 है, तो यहाँ पे डबल किसका होगा, m1 का। और फिर दूसरी बात, जब यहाँ पे v1 था तो यहाँ था m2 माइनस m1, तो जब यहाँ पे v2 होगा तो यहाँ पे होगा m1 माइनस m2। तो इस तरह से हम सिमेट्री से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले निकालने के बाद इस फॉर्मूले से बहुत सारे स्पेशल केस निकलते हैं, मेनली छः केस निकलते हैं। मैं एक दो केस डिस्कस कर लेता हूँ स्पेशल केस। जैसे एक केस तो ये हो गया कि अगर m1 और m2 बराबर होते तो क्या होता, तो अगर m1 और m2 बराबर होते तो v1 की वैल्यू क्या आती, तो v1 की वैल्यू आती u2 के बराबर। सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो उसमें। और v2 की वैल्यू तो वो आती u1 के बराबर। यानी हुआ क्या, इस केस में वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। इंटरचेंज से मतलब क्या है कि मान लो m1 आ रहा था u1 स्पीड से, तो अब जब टक्कर हो जाएगी, सॉरी जो ये मास m है, ये मान लो ये वाला आ रहा था u1 से, तो टक्कर के बाद ये वाला मास किस स्पीड से निकल लेगा, तो ये वाला मास निकल लेगा u2 स्पीड से, तो दूसरे वाले मास की स्पीड थी। और ऐसे ही जो दूसरा मास था m2, मान लो ये आ रहा था u2 स्पीड से, तो ये वाला जो मास है दूसरा वाला, ये किस स्पीड से निकल लेगा, ये निकल लेगा u1 से। तो हम सिंपली बोलते हैं वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। 12th क्लास में आप कोलिजन कराते हो एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन के साथ में, तो आप बोलते हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों ही क्या होते हैं, लगभग सेम मास के होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपके पास जो प्रोटॉन होता है ये तो होता है आपके पास में बहुत फास्ट, और जो न्यूट्रॉन होता है ये होता है, मैं उल्टा बोल गया, प्रोटॉन होता है बहुत स्लो और न्यूट्रॉन होता है बहुत फास्ट। आपको न्यूट्रॉन को स्लो कराना होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, तो आप उसकी इसके साथ में कोलिजन करवा देते हो। तो कोलिजन के बाद क्या हो जाता है, कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन हो जाता है स्लो और प्रोटॉन हो जाता है फास्ट। हमको यही चाहिए था, स्लो न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। और भी केस हो सकते हैं इसमें, आप वो केस कुछ कर देख सकते हो कि मान लो एक मास बहुत बड़ा हो दूसरे मास से, तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि एक मास वो डबल स्पीड से भाग लेगा, जो भी उसकी स्पीड थी। दूसरा वाला मास उसकी स्पीड सेम रहेगी जो पहले थी, लेकिन पहले वाला मास डबल स्पीड से भाग लेता है। तो इसमें 6 केस बनते हैं। अगर आप कहोगे कमेंट में तो मैं वो 6 केस डिस्कस खुद कर लूंगा, वरना वो 6 केस आप कर सकते हो। तो ये सबसे आसान तरीके तो आपको मोमेंटम से मिल जाएगी। आपके पास वेरिएबल दो ही तो हैं, v1 और v2, दो ही चीज़ तो निकालनी होती है आपने। टोटल 6 चीज़ें होती हैं। 6 चीज़ें क्या होती हैं, m1 m2 u1 u2, बाकी 2 चीज़ बच गई, वो बच गई v1 v2। तो दो चीज़ निकालनी है, 2 चीज़ें निकालनी है, तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन चाहिए तो एक यहाँ से मिल गई, तो दूसरी कहाँ से मिलेगी, तो आपको दिया हुआ होता है इस तरह के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो गिवन मिलेगा आपको। तो जब वो गिवन मिल गया तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकाल लोगे। e की वैल्यू क्या लगा दोगे, v2 माइनस वी वन अपॉन u1 माइनस u2। तो दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल अब हो जाएंगे सॉल्व।
जैसे फॉर एग्जांपल यहां से निकालो v2 की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी आई, v2 की वैल्यू आ गई। इसको रख दो आप मोमेंटम वाली इक्वेशन में। मोमेंटम की इक्वेशन क्या बनती, फाइनल मोमेंटम बनता m1v1 प्लस m2v2, इनिशियल मोमेंटम m1v1u1 प्लस m2u2। यहाँ पे आपने वैल्यू रखनी थी v2 की, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो u2 की, सॉरी v2 की। तो आपके पास अब एक ही वेरिएबल बचेगा, वो वेरिएबल होगा कौन सा, v1। तो बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये हो गया m1u1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा m2u2, फिर यहाँ से आएगा माइनस का e m2u1, फिर यहाँ से आएगा माइनस का m2e u2, अब यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल लो। तो फॉर्मूला कोई याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इस तरह के केस में हम फॉर्मूले याद रखते भी नहीं है, हम सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं। सॉल्विंग करना आना चाहिए, सॉल्विंग कर लोगे तो ठीक है। इसमें देखो, अब मैं एक तो आपको किताब की बात बताऊं और एक खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताऊं। देखो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब भी क्वेश्चन आता है मोमेंटम का, मैं उसको सॉल्व करता हूँ वेक्टर्स से। वेक्टर से सॉल्व करने से क्या है, प्लस माइनस का पंगा नहीं रहता। प्लस माइनस का पंगा नहीं रहता, उससे मेरा मतलब क्या है कि अभी तो साइन ऐसे दे रखा है, लेकिन वास्तव में आपको वेक्टर में यूज करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम में एक वेक्टर है। तो आप विद साइन रखें, आप आई कैप माइनस आई कैप का यूज करें, तो आपका आंसर गलत होने के चांस कोई है ही नहीं। अगर आप इस तरह से करोगे तो ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि इस केस में लगभग वो चल रही है। लेकिन देखो यहाँ पे आपने गौर करा होगा, जब दूसरा मास आ रहा था तो उसकी स्पीड इस तरफ थी, तो मुझे उसको माइनस का u1 लेना चाहिए था, पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में क्या है, बिना ये करे भी आंसर सेम आ रहा है, बस वो बात है। लेकिन रियल में अगर मैं करूँ मैं इसको, तो मुझे इसको वेक्टर में करना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल कोलिजन हुआ जिसमें ई की वैल्यू दे रखी होगी। एक बचेगा परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सबसे सिंपल केस होता है। सबसे सिंपल केस कैसे होता है, इस केस में जो बॉडीज हैं वो चिपक जाती हैं। तो बॉडीज जब चिपक जाती हैं तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटीज होती हैं, वो फाइनल वेलोसिटीज क्या हो जाती है, सेम। दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो बस आपने तो मोमेंटम कंजर्व करना है। फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर, इनिशियल मोमेंटम तो जो भी था m1u1 प्लस m2u2, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 इंटू में v, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम हो चुकी है। तो इसमें तो वेरिएबल ही एक ही बचा, तो एक ही बचा, तो बस एक ही क्वेश्चन से सॉल्व हो गया। सबसे सिंपल केस अगर आपको एग्जाम में देना होगा तो वो देगा आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। जैसे मान लो कोई डब्बा पड़ा हुआ है, इस डब्बे की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास है मान लो 10 किलो का। एक बुलेट आती है, बुलेट की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, और वो इसमें आकर के बिल्कुल स्टिक कर जाती है टुगेदर, इसके अंदर चिपक जाती है। तो आपसे बोला हुआ है कि बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी।